हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर जुड़ चुके हैं उनका थैंक यू करना चाहता हूं, और जो अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें और आपकी जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन है उसको बेस्ट बनाया जा सके। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किया था। आज टीचिंग एप्टीट्यूड की पार्ट नंबर 6 क्लास है, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं कि एक टीचिंग को किस तरीके के जो फैक्टर हैं वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, जिनके अंदर हम लोग पढ़ेंगे टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल्स कौन कौन सी होती हैं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी कौन कौन सी हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशन इसके अंदर अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले डियर फ्रेंड्स, जो वीडियो पहली वाली मैंने डाली हैं वो सारी की सारी देख लो, क्योंकि हर वीडियो मैं इस तरीके से बनाता हूं जो पहली वाली वीडियो से क्या करती है, रिलेटेड होती है या उससे कोरिलेट करती है। पहली वीडियो देखोगे उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ आने वाली है। तो ये है हमारा सिलेबस, जिसके अंदर से हम लोगों ने ये सारी चीजें कर ली हैं। और पिछली वीडियो थी जो किसके ऊपर थी, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर थी, ये बहुत ही अच्छे से मैंने कवर करवा दिया था। और ये सारे जो लेवल ऑफ टीचिंग है पहली वाली वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका बेनिफिट हो जाए। उसके बाद आज करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल और इंस्ट्रक्शन। इसको अच्छे से आज हम समझने वाले हैं, डिटेल में करेंगे। उसके बाद आगे वाली वीडियो के अंदर आगे वाला सिलेबस कवर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसके अंदर फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ टीचिंग पढ़ने वाले हैं। जब टीचिंग की बात आती है तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि एक साइड क्या होता है, टीचर होता है, और दूसरी साइड क्या होता है, एक बच्चा होता है। टीचर का क्या काम होता है? टीचर का काम होता है कि किसी भी बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी, नॉलेज देनी, किसी सब्जेक्ट मैटर के लिए बच्चे को नई नई क्या देनी है, स्किल्स देनी है या उनको नॉलेज देनी है। और बच्चे का क्या काम होता है? नई नई चीजों को सीखना, नॉलेज को एक्वायर करना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब भी हम टीचिंग करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है और स्टूडेंट होता है ना, इसके बीच का जो गैप होता है, तो ये चीज सब्जेक्ट मैटर बच्चों तक पहुंचाने के लिए जो हमें टाइम लगता है, या हम बोल सकते हैं जो बीच का गैप होता है ना, वहां पर हमें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं क्या करते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, लर्निंग को या टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। तो आज हम उन फैक्टरों को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और जो फैक्टर हो सकते हैं वो लर्नर्स के भी हो सकते हैं और एक टीचर्स के भी हो सकते हैं, या सब्जेक्ट मैटर के भी हो सकते हैं, या हमारे इंस्टीट्यूशनल हो सकते हैं, या क्लासरूम के भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। बच्चे जो सीखना चाहते हैं एक्चुअल में, उस चीजों को सीखने में जो ऐसे फैक्टर होते हैं जो बच्चों को सीखने नहीं देते या बच्चों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जो चीज टीचर बच्चों को एक्चुअल में देना चाहता है वो चीज बच्चों के पास नहीं पहुंच सकती। तो उन फैक्टरों को अच्छे से समझेंगे। अगर इन फैक्टरों को अच्छे से समझ लेंगे तो एक टीचर के द्वारा या स्टूडेंट के द्वारा या जो भी और फैक्टर होते हैं उनको अच्छे से समझ के इनको ठीक करके टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो हम बात कर लेते हैं उसके बाद कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं। फैक्टर कौन से होते हैं जो इफेक्ट करते हैं टीचिंग को? टीचर हो सकता है, लर्नर हो सकता है, लर्निंग एंड इंस्टीट्यूशन एनवायरनमेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी हो सकती है या सपोर्ट मटेरियल हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इफेक्ट करती हैं टीचिंग को, क्योंकि इनके सराउंडिंग में ही या इनको मिलाकर ही क्या बनती है, टीचिंग बनती है। क्योंकि सबसे पहले एक टीचर होना चाहिए जो पढ़ाता है, नंबर 2 पर एक स्टूडेंट होना चाहिए जो क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, सीखेगा, लर्निंग करेगा। और कहाँ, एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर लर्निंग इन्वायरमेंट भी चाहिए, और जहां पर जाके वो बच्चा क्या करेगा, स्टडी करेगा या लर्निंग करेगा, उसको इंस्टीट्यूशन बोला जाता है उस जगह को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। एक टीचर के द्वारा इंस्ट्रक्शनल
मिनिमल फैसिलिटी दी जाती है और सपोर्ट मटेरियल का यूज करके क्या किया जाता है, टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जाता है। लेकिन कई बार ये टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें जो हमें क्या कर जाती हैं, इफेक्ट कर जाती हैं। उन फैक्टर इफेक्टिंग को आज डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर की टीचर के ऐसे फैक्टर कौन से हैं जो हमारी टीचिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता ही है टीचर का काम क्या होता है। टीचर एक फैसिलिटेटर होता है जो बच्चों को लर्निंग कर रहा होता है या बच्चों को कुछ ना कुछ स्किल उनके अंदर डेवलप करता है, उनके बिहेवियर को चेंज करता है। अलग अलग टीचिंग टेक्निक्स का यूज करके, एफिशिएंट मेथडों का यूज करके क्या करता है, वो बच्चों के अंदर जो राइट टैलेंट को डेवलप करता है। क्या होता है कि टीचर भी क्या करता है, बहुत सारे फैक्टरों पर डिपेंड करता है जो इसको क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, या टीचिंग को किस तरीके से टीचर इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम लोग किस चीज की, कि यहाँ पर एक टीचिंग के अंदर एक टीचर के कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात किसकी करते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज की। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग अगर क्या करते हो, पी वाई क्यों लगाते हो ना, या कोई भी और बुक्स में से क्वेश्चन करते हो, तो आपको 4 से 5 या 10 क्वेश्चन किस चीज के मिलेंगे, सब्जेक्ट नॉलेज पर मिलेंगे, कि एक टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज कैसी होनी चाहिए। तो वहां पर बहुत सारी स्किल्स भी पूछते हैं कि एक टीचर के अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। तो सबसे जो बेस्ट आंसर दिया जाता है, या यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो सबसे बेस्ट वाला होता है। तो वहां बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से हम चूज कर लेते हैं कई बार कि एक टीचर के पास क्या होनी चाहिए, उसके सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इन छोटे छोटे टॉपिक्स से क्या बनते हैं, हमारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम इन टॉपिक्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो बात करते हैं यहां पर कि एक टीचर के पास क्या होनी चाहिए, उसके सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर एक टीचर के पास गुड सब्जेक्ट नॉलेज होगी तो क्या होगा कि वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर को अच्छी नॉलेज दे पाएगा, और जो उसके लर्नर है वो क्या करेंगे, अच्छी नॉलेज को एक्वायर करेंगे, ताकि जो भी उनके आने वाले फ्यूचर में उन सब्जेक्ट नॉलेज को क्या कर सकेंगे, वो आने वाले फ्यूचर में इंप्लीकेशन कर सकेंगे। लेकिन अगर एक टीचर के पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होती तो वो क्या करेगा, अपने लर्नर्स को भी अच्छी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से जो एक सब्जेक्ट नॉलेज है वो भी क्या करते हैं, हमारी टीचिंग को इफेक्ट करती है। अगर टीचर के पास गुड सब्जेक्ट नॉलेज है, वो हर चीज को डीपली समझता है या डीपली नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की, तो वो क्या करती है, टीचिंग को इफेक्टिव बनाती है। लेकिन जो टीचिंग के अंदर एक टीचर के पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होती तो वो क्या करती है, टीचिंग को बोरिंग बनाती है, या हमारे स्टूडेंट के पास जो भी नॉलेज देनी चाहता है वो टीचर वो नहीं दे पाता। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, कि नॉलेज ऑफ लर्नर्स की, बच्चों की नॉलेज होनी चाहिए एक टीचर को। हम लोगों ने पिछली वीडियो पार्ट नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था कि एक टीचर किस तरीके से बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक को समझता है, बच्चों के नेचर को समझता है। अगर मान लो एक स्टूडेंट है, उसके नेचर के बारे में टीचर को पता ही नहीं है, तो वो टीचर किस तरीके से उस बच्चे के ऊपर एक्शन लेगा या उसको किस तरीके से सिखा सकेगा। तो सबसे पहली बात होती है कि एक बच्चे के बारे में, एक बच्चे के बिहेवियर के बारे में टीचर को समझना पड़ता है। उसके अंदर हम लोगों ने कल पढ़ा था एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक बच्चे की पता होनी चाहिए, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से समझने वाला होना चाहिए। अगर टीचर अच्छे से बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक या नेचर को समझ लेता है तो क्या कर लेता है, टीचर उस बच्चे को अपने कंट्रोल में कर लेता है, उसको अच्छे से सिखा देता है। मतलब एक इफेक्टिव वे से सिखाने में एक टीचर क्या कर सकता है, सफल हो सकता है। लेकिन अगर टीचर बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक को नहीं समझ सकता, बच्चों के बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो किस तरीके से क्लास को हैंडल कर पाएगा। तो ये भी मेन पॉइंट बनता है कि नॉलेज ऑफ लर्नर्स की, बच्चों के बारे में क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को आसानी से क्या कर सके, इंस्ट्रक्शन दे सके या बच्चों को अच्छे से सिखा सके। के बाद यहाँ पर बात करते हैं टीचिंग स्किल की, कि एक टीचर है उसके पास क्या है, टीचिंग स्किल है।
जो भी टीचर होता है उसके पास अलग अलग टीचिंग स्किल्स होती हैं। तो यहाँ बात करते हैं कि टीचिंग स्किल किस तरीके से इफेक्ट करती है टीचिंग को। तो एक टीचर के पास क्या होती है, उसके सब्जेक्ट की जो नॉलेज है ना वो तो वेल है, बहुत अच्छी नॉलेज है उसके पास, बट फॉर शेयरिंग कम्युनिकेटिंग एंड इंटरेक्टिव वेरियंस एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब ना तो उसको शेयर करनी आ रही है वो नॉलेज, जो भी उसके पास सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज है ना तो उसको शेयर करनी आ रही है, ना उसको बच्चों के साथ अच्छा कम्युनिकेट करना आ रहा है, बच्चों के साथ ना ही इंटरेक्शन करना आ रहा है, और इन चीजों के लिए उसके पास किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसकी जो नॉलेज है ना, सब्जेक्ट नॉलेज है, उसको क्या कर रहा है वो डिलीवर करना ही नहीं आ रहा उसको। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि टीचर के पास ना तो कम्युनिकेशन की स्किल है, ना शेयरिंग करने की है, ना इंटरेक्शन करने की है, ना कंटेंट डिलीवरी करना आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो बिग इशू आ जाता है। और जो बच्चा जो भी टीचर है वो बच्चों को क्या करेगा, नई नई नॉलेज देना चाहता है, पर लेकिन उसके पास शेयरिंग करने के लिए कुछ है ही नहीं है, कोई मेथड ही यूज नहीं कर रहा, ना उसको इंटरेक्शन करना आ रहा, तो उसका जो भी सब्जेक्ट नॉलेज है वो एक तरीके से बेकार ही जाएगी। यहाँ पर जो टीचिंग है उसको इफेक्ट करती है टीचर की टीचिंग स्किल। अगर टीचर के पास अच्छी शेयरिंग स्किल है और सब्जेक्ट नॉलेज कम है, फिर भी काम चल जाता है। उसके पास कम्युनिकेशन जो नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी है, इंटरेक्शन अच्छा कर रहा है, बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा क्या होती है यहाँ पर टीचिंग को इफेक्टिव बना देती है। उसके बाद क्या होता है, फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबिलिटी। तो यहाँ पर अप्रोचेबिलिटी और फ्रेंडलीनेस को देख लेते हैं हम, कि एक टीचर होता है ना उसके पास एक ऐसा बिहेवियर होना चाहिए ताकि वो हर स्टूडेंट की बात को समझ सके, एक फ्रेंडली वे से बातचीत करनी चाहिए बच्चों के साथ टीचर को। ऐसा ना हो कि टीचर ने जो भी टीचर है उसको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया तो वो टीचर क्या करे, साथ की साथ बच्चों के साथ रूडली बिहेव करना स्टार्ट कर दे, या जो भी टीचर है उसको हर चीज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए क्लास के अंदर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका नेचर अलग अलग होता है। तो टीचर को चाहिए कि बच्चों को आसानी से एडजस्ट कर सके, बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करे, उनके साथ एडजस्टमेंट कर सके। टीचर को भी चाहिए और स्टूडेंट को भी चाहिए। लेकिन जो अभी टीचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक टीचर को रूड बिहेव नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, जो भी बातचीत है उसको आसानी से प्यार से सुलझाना चाहिए। और साथ में अप्रोचेबल, मतलब नई नई जो स्किल बच्चों को सिखानी है ना, वो स्किल इस तरीके से होनी चाहिए कि बच्चों को आसानी से वो चीजें समझ आ सकें, और ऐसे मेथडों का यूज करना चाहिए कि जो टीचर की अप्रोच है ना वो इजी होनी चाहिए, बच्चों को आसानी से हर चीज समझा सके, बच्चों का माइंड सेट है अच्छा बना सके, टाइम टू टाइम बच्चों को नई नई चीजें सिखा सके, बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से क्या कर सके, हल कर सके। जैसे आज कोई भी क्वेश्चन एक टीचर से कर लिया और टीचर को आंसर नहीं पता, तो टीचर को प्यार से बच्चों को समझा देना चाहिए कि बेटा इसके लिए मैं कल आपको बताऊंगा अच्छे से सर्च करके, या इसके लिए मेरे को भी खुद को डाउट है। तो जो भी बात है बच्चों को बता देनी चाहिए आसानी से, ताकि बच्चे भी क्या कर सकें, टीचर की बात को मान लें, या बच्चे वहां पर टीचर की सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद यहाँ बात करते हैं किसकी, पर्सनैलिटी और बिहेवियर की, कि एक टीचर का जो बिहेवियर होता है या उसकी पर्सनैलिटी होती है वो इस तरीके से मैजिकली होनी चाहिए कि बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करे, या जो टीचर है उनका ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके कि बच्चों को आसानी से कुछ ना कुछ समझा सके, या बच्चों को क्या करे, बच्चों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले। जो पर्सनैलिटी होती है वो बच्चों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है, जो टीचर का बिहेवियर होता है वो भी अट्रैक्ट कर सकता है। जिस टीचर का बिहेवियर या पर्सनैलिटी अच्छी होती है तो हर स्टूडेंट उस टीचर की बात मानता है। जिस टीचर की क्या होती है, ग्रेट पर्सनैलिटी होती है, बिहेवियर अच्छा करता है, हर बच्चे से प्यार से डील करता है, तो उस टीचर की क्या होती है, एक अलग ही इमेज होती है हमारे स्कूल या कॉलेज के अंदर। लेकिन जो टीचर क्या करते हैं, अपना आपा खो देते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है टाइम टू टाइम बच्चों के साथ कि बच्चे ने अगर काम नहीं करके आया तो उसके साथ एक पार्शियलिटी करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए एक टीचर को, क्योंकि ये चीजें भी क्या करती हैं, टीचिंग पर इफेक्ट करती हैं। उसके बाद बात करते हैं डिसिप्लिन की,
कि एक टीचर को स्कूल या कॉलेज के अंदर बच्चों को डिसिप्लिन करना आना चाहिए। टीचर के अंदर स्किल होनी चाहिए कि वो अपनी क्लास को इस तरीके से डिसिप्लिन करे या इस तरीके से उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लागू करे, नियम लागू करे, ताकि बच्चों को क्या मिले, मोटिवेशन मिले और पॉजिटिव तरीके से वो प्रमोशन हो उनका और अपना डेवलपमेंट करने में टीचर का क्या दें, साथ दें। और ये किस तरीके से हो सकता है, जब एक टीचर क्या करेगा, अच्छे से अपनी क्लास में अनुशासन लेके आएगा, डिसिप्लिन लेके आएगा, तभी ये चीज पॉसिबल होती है। उसके बाद बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि एक टीचर की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, वो बहुत हायर होनी चाहिए, ताकि जितने भी बच्चे उनसे क्वेश्चन करते हैं वो टीचर उनका टाइम टू टाइम आसानी से उसको एक लाइव एग्जाम्पल देकर उनको अच्छे से समझा सके। मान लो किसी टीचर ने क्या किया हुआ है, एक डिग्री की हुई है, जो भी मान लो हमारी बीकॉम होगी या हमारी बीए होगी या जो भी डिग्री, एक छोटी जर्नल डिग्री की हुई है, लेकिन एक टीचर ने क्या किया हुआ है, एमएड की हुई है या पीएचडी की हुई है। अब आप खुद ही सोचो कि किसके पास ज्यादा नॉलेज होगी, किसके पास जो एक्सपीरियंस होगा वो ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक टीचर की जो क्वालिफिकेशन है ना, वो भी क्या करती है, टीचिंग को इफेक्ट करती है। जिस बंदे ने पीएचडी की है, खुद से रिसर्च की है, उसकी वे ऑफ थिंकिंग बहुत ज्यादा वास्ट होगा, या वो अपने जो स्टूडेंट है उनको ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेगा, हर चीज को डीपली से सिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस बंदे ने खुद ही डिग्री की है वो दूसरों को इतना वास्ट नहीं सिखा सकता। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी क्या करती है, टीचिंग को क्या करती है, इफेक्ट करती है। उसके बाद बात करते हैं कि लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ, कि हम एक टीचर की बात करते हैं कि एक टीचर हाउ एडजस्ट अ टीचर फील इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, कि एक टीचर को किस तरीके से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर टीचर की जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी है, वो टीचर मतलब पॉजिटिव वे का सोचता है हर चीज के लिए, जो भी उसने काम किया है वो बहुत इफेक्टिव करता है, तो टीचर की जो टीचिंग होगी बहुत अच्छी होगी। अगर टीचर मेंटल हेल्थ से अच्छा है तो उसकी टीचिंग भी क्या होगी, अच्छी होगी। वो लेवल ऑफ एडजस्टमेंट किस तरीके का होगा, कि बच्चों से प्यार से बात करेगा, भाई आजा बेटा इधर मैं तेरे को ये चीज सिखाता हूं, या इस तरीके से बोल के बच्चों के साथ फ्रैंकली वे से रहेगा। लेकिन जो बंदा या जो टीचर क्या होगा, मेंटल हेल्थ से क्या होगा, सिक होगा या बीमार होगा, तो वो स्टूडेंट के साथ अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, उसकी जो एडजस्टमेंट होगी वो बहुत ही ज्यादा पुअर होगी, और क्लास के अंदर जितनी भी वो इंस्ट्रक्शन देगा वो टीचर, वो एक तरीके से फेलियर ही मानी जाएंगी उसकी। अच्छे से वो अपनी जो गुडविल है वो स्टूडेंट के सामने नहीं बना सकता, और जो उसकी इमेज है बच्चों के सामने एक अलग रूप ले सकती है। तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चों से अच्छे से एडजस्टमेंट करे और मेंटल हेल्थ को या मेडिटेशन करे डे बाय डे, ताकि अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से बना के रखे और अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल जो लाइफ है उनको अलग अलग से एडजस्टमेंट करे, ताकि टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। तो यहाँ पर उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर की फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं लर्नर्स के जो क्या करते हैं, टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। तो आपको पता है कि लर्नर क्या करता है, लर्निंग लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द डिफरेंसेस इन द लर्नर लैंग्वेज कल्चर एंड सोशल बिहेवियर। आप लोगों को पता है कि लर्नर एक जैसे नहीं होते, कोई बच्चा किस तरीके का होता है, उसकी लैंग्वेज किस तरीके की होती है, उसका कल्चर किस तरीके का होता है, या उसका सोशल बैकग्राउंड किस तरीके का होता है, फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का होता है। ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, एक लर्नर को आपस में डिसिमिलैरिटीज होती हैं इनके बीच में, जो डिफरेंट पैदा करती हैं लर्नर्स के अंदर। और एक टीचिंग के अंदर क्या किया जाता है, इन सारी की सारी फैक्टरों को समझा जाता है, ताकि लर्नर को या उसके बिहेवियर को समझ के उनको आसानी से क्या कर दिया जाए, मॉडिफाई करने के लिए या उनको नई स्किल देने के लिए, नई नॉलेज देने के लिए क्या किया जाए, रेडी किया जाए। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, लर्नर को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर साइकोलॉजिकल के साथ साथ जो हमारा शारीरिक फिजिकल फैक्टर होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक लर्नर को इफेक्ट करते हैं या
वो फैक्टर लर्नर के टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं किस चीज की बात की जाती है यहाँ पर आगे, मिचोरेशन। मिचोरेशन मतलब एक बच्चा मिच्योरिटी लेवल पर है और एक बच्चा अनमिच्योरिटी लेवल पर है। जो बच्चा मिच्योरिटी लेवल पर होगा वो क्या करेगा, जो भी क्लास में एक टीचर के द्वारा करवाया जाता है उसको नोट डाउन करेगा, उसको रीड राइट करेगा। बच्चा क्या सीखेगा यहाँ आकर क्लास में कि व्हाट टू लर्न, कि क्या लर्न करना है, हाउ टू लर्न, ये सारी की सारी बातें वो सीखना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो बच्चा अनमिच्योर है ना, वो टीचर की बातों का मजाक उड़ाएगा या टीचर को बोलेगा कि जो भी पढ़ा रहा है ना, अपने दोस्तों को बोलेगा कि टीचर कितना बोरिंग है यार, क्या करवा रहा है, आके दिमाग खाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो बच्चा क्या करता है, मिचोरेशन होता है, अपनी मिच्योरिटी लेवल पर होता है ना, वो बच्चा समझना स्टार्ट कर देता है। तो जो एक लर्नर का मिच्योरिटी फैक्टर है ना, वो भी टीचिंग को क्या करता है, इफेक्ट करता है। कई बार क्या होता है, टीचर तो बहुत अच्छा होता है, कूल माइंडेड होता है, बहुत कुछ सिखाना चाहता है, लेकिन बच्चे मिच्योर नहीं होते वहां पर। तो वो क्या हो जाता है, जो कोऑर्डिनेशन बनता है एक स्टूडेंट और टीचर के अंदर, वो नहीं बन पाता। और जो भी टीचर की फंक्शनिंग होती है, टीचिंग की फंक्शनिंग होती है, वो अच्छे से नहीं हो पाती। तो मैच्योरिटी लेवल भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। किस चीज पर इफेक्ट करता है, टीचिंग पर। उसके बाद बात करते हैं एज फैक्टर की। तो एक बच्चे का जो एज फैक्टर होता है ना, वो भी क्या करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कि मेंटल एबिलिटीज एंड पोटेंशियल एबिलिटीज डेवलप विद एज, सो लर्निंग इफेक्टिव इंक्रीज विद द एज अप टू सर्टेन लेवल। कि एक ऐसा लेवल होता है, जो एक एज लेवल होता है ना बच्चों का, एक एज लेवल ऐसा होता है, हम मान लेते हैं सर्टेन कौन सा होता है। जैसे +2 क्लास है, +2 क्लास से लेकर हम ग्रेजुएशन जाते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जाते हैं, वो एक सर्टेन लेवल होता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, हमें +2 में टीचर बोलते हैं कि बेटा आने वाले 5 सालों में पढ़ लो आप अच्छे से, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आप अच्छी नौकरी लग जाओगे। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो एज लेवल है इनका वो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर जो लर्निंग एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है, पीक पर है। बच्चा सारी चीजों को आसानी से कैप्चर कर सकता है। अगर बच्चे की एज मान लो 30 साल एज होगी है, अभी वो बंदा क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसके माइंड में जो चीजें हैं वो आसानी से नहीं घुसने वाली, क्योंकि उसका जो एज फैक्टर है, एज है, वो ज्यादा होगी है और उसको हर चीज पर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। कोई भी चीज सीखनी है 30 साल के बंदे ने, तो उसको हर चीज पर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा स्टडी के अंदर। लेकिन जो हमारी एज फैक्टर एक सर्टेन एज लेवल होता है, वहां पर हमें क्या करना पड़ता है कि हम हर चीज को एफिशिएंट तरीके से हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पर एक लर्नर पर एज फैक्टर भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। और टीचिंग अगर एज लेवल सर्टेन लेवल पर है तो क्या होगा, टीचिंग इफेक्टिव होगी। अगर वो एज लेवल ज्यादा अप है तो वहां पर टीचिंग के अंदर ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं टीचर्स को भी और स्टूडेंट को भी। तो वहां पर ग्रो अप करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो एज लेवल भी क्या करता है, इफेक्ट करता है टीचिंग को। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन क्या होता है भाई, मोटिवेशन के अंदर क्या होता है कि एक बच्चे को यहाँ पढ़ लेते हैं, इट इज द कंडीशन फॉर इलिसिटिंग बिहेवियर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक शर्त होती है हमारे बिहेवियर के लिए। इन द अदर वर्ड इट्स ब्रिंग्स आउट अप्रोप्रिएट बिहेवियर टू लर्न। भी हमारे माइंड को लर्न करवाने के लिए क्या होती है, एक कंडीशन होती है। जो मोटिवेशन होता है क्या होता है, एक तरीके का रीइंफोर्समेंट होता है। हमारे मम्मी पापा भी बोल देते हैं हमें कि बेटा +2 क्लास में ना अगर तू 80% से ऊपर लेके आएगा ना, तो तेरे को क्या मिलेगा, नया आईफोन मिलेगा। तो भाई बच्चा खुश हो जाता है। यहाँ पर री इन्फोर्समेंट का यूज करते हैं। मोटिवेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर क्या करते हैं, बच्चे के माइंडसेट को ऐसा बना दिया जाता है कि वो लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करता है, लर्निंग स्किल्स को डेवलप करता है खुद के अंदर। खुद को या एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता है या इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, उससे खुद को डेवलप करने की कोशिश करता है। उसको मोटिवेशन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रभावित बना दिया जाता है टीचिंग को। जहां पर क्या होता है, मोटिवेशन हाई मिलता है तो वहां पर जो टीचिंग होती है बहुत अच्छी जाती है। यहाँ मोटिवेशन क्या होता है, डाउन हो जाता है, या बच्चों को कोई टीचर मोटिवेट नहीं करता, वहां पर जो
टीचिंग स्किल होती है या टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं होती। तो मोटिवेशन भी टाइम टू टाइम स्टूडेंट को करना चाहिए ताकि वो नई नई चीज़ों को सीखने के लिए एकदम से उत्साहित हों, या टीचिंग जो भी एक टीचर के द्वारा कंसेप्ट पढ़ाया जाता है उसके अंदर वो क्या हो, नई नई प्रेरणाएं लेकर अपनी जो नए नए क्वेश्चन करें या उनका रिस्पॉन्स दें। अपनी क्लास के अंदर नई नई चीज़ों को सीखने के लिए टीचर को क्वेश्चन करते रहें ताकि वो खुद को अच्छे से डेवलप कर सकें। तो मोटिवेशन भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारी टीचिंग के अंदर। उसके बाद बात करते हैं प्रीवियस लर्निंग। प्रीवियस लर्निंग भी क्या करती है, हमारे टीचिंग को इफेक्ट करती है। किस तरीके से इफेक्ट करती है कि भाई जो भी हम लोगों ने पहले वाली चीजें सीखी होती हैं, जो हमारा प्रायर क्या होता है, जो भी प्रायर एक्सपीरियंस होता है, या जो भी हम लोगों ने सेम सेम चीजें पहले की होती हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि पहली और दूसरी क्लास में हम लोगों ने क्या किया होता है, काउंटिंग याद की होती है 1 से 10 तक। तो हमें जब थर्ड क्लास में आते हैं वहां पर क्या करवाते हैं कि हमें अब 100 तक क्या करवाते हैं, काउंटिंग याद करवाते हैं। तो 100 तक करवाते हैं, 20 तक तो हम लोग क्या कर लेते हैं, आसानी से याद कर लेते हैं। जब हमें पता लग जाता है उसके पीछे कि अब 21 आने वाला है, उसके बाद 31 आएगा, ठीक है, मतलब 21 के बाद जब भी ये खत्म होगी इसकी लाइन 30 तक, उसके बाद अब 31 आएगा, 31 के बाद जब ये 40 तक खत्म होगी उसके बाद क्या आएगा, 41 आएगा। तो हम अब यहाँ समझना स्टार्ट कर देते हैं प्रीवियस नॉलेज को कि भाई 31 के बाद या 20 के बाद या 30 के बाद जो भी आएगा वो 31 आएगा, 40 के बाद 41 आएगा, 20 के बाद क्या आएगा, 21 आएगा। तो यहाँ एक एक लग रहा है। तो हम लोग, कुछ बच्चे इतने तेज होते हैं वो इन चीजों को कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ से भी क्या कर लेते हैं, नई नई चीजों को सीख लेते हैं। अगर टीचर ने अभी तक क्या करवाई होगी, 50 तक गिनती करवाई होगी, तो बच्चा क्या करेगा, 51 से लेकर 60 तक खुद लिख के आएगा, क्योंकि बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज कर रहा है। जो बच्चे को प्रीवियस नॉलेज अच्छी होगी वो वहां पर जो टीचिंग है वो भी अच्छा काम करेगी। लेकिन जहां पर प्रीवियस नॉलेज अच्छी नहीं होती बच्चों की, वहां पर टीचिंग भी अच्छा काम नहीं करती, क्योंकि टीचिंग के अंदर जितनी भी बातें सिखाई जाती हैं, न्यू सेटअप बनाए जाते हैं जो भी, तो वो क्या होता है, सारा का सारा हमारी प्रायर नॉलेज पर क्या होता है, डिपेंड होता है। तो जब बेस बच्चे का अच्छा बन जाता है तो वहां पर प्रीवियस नॉलेज भी काम आती है और टीचिंग भी इफेक्टिव हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी भी बहुत अच्छी होती है। भी जिस बच्चे का आईक्यू अच्छा होगा, जो बच्चा हर चीज को आसानी से समझ सकता है, ठीक है, आईक्यू अच्छा होगा तो बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो ज्यादा डेवलप करेगी। तो इंटेलिजेंसी क्या करती है, जिस बच्चे का आईक्यू ज्यादा होगा उसको जब टीचिंग के अंदर कुछ ना कुछ करवाया जाएगा या क्लास के अंदर कुछ ना कुछ करवाया जाएगा तो उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। ये अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से इंटेलिजेंसी होती है। जिस स्टूडेंट की जो इंटेलिजेंसी पावर है वो ज्यादा होगी, जिसका आईक्यू ज्यादा है, उसको जो भी टीचिंग है वो इफेक्टिव लगेगी, दूसरे को इफेक्टिव कम लगेगी। तो इस तरीके से हम लोगों को बच्चों का आईक्यू भी तेज करना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं कि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है ना वो भी क्या करती है, टीचिंग के अंदर इफेक्ट डालती है। अगर बच्चा किसी ना किसी तरीके से क्या होता है, किसी चिंता में होता है या कोई संघर्ष कर रहा है अपने आप से या घर वालों के साथ, तो वो चीज टीचिंग पर इफेक्ट डालती है। अगर बच्चा किसी ना किसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन है, उसके अंदर कोई गेम हार गया या वो अच्छे से समझ नहीं पा रहा किसी चीज को, अब तो बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो भी क्या करती है, टीचिंग पर इफेक्ट डालती है। जो बच्चा क्या होता है, एकदम से अच्छा मेंटल हेल्थ का अच्छा होता है, उसको जो भी टीचर काम करवाता है क्लास के अंदर वो क्या करता है कि मेंटल प्रेजेंट रहता है, फिजिकल प्रेजेंट के साथ मेंटल प्रेजेंट रहता है और अपनी नोटबुक पर क्या करता रहता है, हर चीज को नोट करता रहता है। लेकिन जो बच्चा मेंटली प्रेजेंट नहीं होता क्लास के अंदर और क्या करता रहता है, कोई अलग ही बातें सोचता रहता है, अपने ही गीत गाता रहता है, अपनी भावनाओं में खोया रहता है, तो वो क्या करता है कि टीचर जो भी पढ़ा रहा है उस चीज को कैप्चर नहीं कर पाता, उसका बेस भी अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पर एक टीचर को भी चाहिए कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए बच्चों को मेडिटेशन करवाएं, जहाँ अलग तरीके से कुछ क्लास में ह्यूमर करें, बच्चों को हंसाएं, ताकि बच्चे क्या करें कि एक तरीके से अट्रैक्टिव होकर जो भी कंसेप्ट टीचर पढ़ा रहा है उस पे ऊपर फोकस करें। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप एंड डिसफंक्शन।
डिसफंक्शन क्या होते हैं कि किसी तरीके की बच्चे में कोई ना कोई बीमारी है, या बच्चे को सुनता नहीं है, या बच्चे को अच्छे से दिखता नहीं है, वो चीजें भी क्या करती हैं, टीचिंग के अंदर प्रॉब्लम पैदा करती हैं। कि सारे बच्चों को तो सर पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर, वो तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी सर करवा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को हीरिंग डिफेक्ट होता है या कोई फिजिकल हैंडीकैप होता है, उनको ये सारी चीजें क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं टीचिंग को। क्योंकि अब टीचर है, एक बच्चे के लिए कुछ अलग से तो करेगा नहीं, जैसा सारी क्लास को पढ़ा रहा है वैसा पढ़ाना पड़ेगा। तो जो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सारी की सारी, इन चीजों को क्या करना पड़ता है कि हम लोगों को समझना पड़ता है, एक टीचर को समझना पड़ता है, उस तरीके से अलग से एक एक्शन लेना चाहिए। जो भी फिजिकल हैंडीकैप होते हैं या डिसफंक्शन होता है, जिनके अंदर कुछ ना कुछ तरीके की बीमारी होती है, तो उनके लिए एक अलग क्लास लेनी चाहिए, या उनको जिस तरीके से समझ आता है वैसा पढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये चीज भी क्या करती है, टीचिंग के ऊपर इफेक्ट करती है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन। डाइट और न्यूट्रिशन तो बहुत ही जरूरी होता है भाई किसी भी बंदे के लिए, चाहे वो लर्नर है, चाहे टीचर है, चाहे वो ओल्ड एज है। तो सबसे पहले डाइट और न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि जो भी गुड डाइट होती है ना, न्यूट्रिशन होती है, वो एसेंशियल पार्ट होता है हमारी गुड गुड फिजिकल हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक बच्चा है ना, जो उसके डेवलपमेंट के लिए चाइल्ड लेवल पर होता है जो, तो उसको आसानी से हर चीज याद रखवानी है, तो उसके लिए क्या होता है, गुड डाइट होती है। अगर बच्चा अच्छे से बादाम वादाम खाएगा तो हर चीज को अच्छे से याद रखेगा। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल दिया गया कि 90% ऑफ ग्लूकोज टेक बाय द पर्सन कंज्यूमिंग बाय ब्रेन सेल, कि हमारी 90% जो ग्लूकोज होती है ना, हमारे ब्रेन के सेल को बनाने के लिए यूज की जाती है, और साथ में हम ब्रेन से हर चीज को याद रखते हैं। अगर पुअर डाइट हम लोग लेंगे तो हमारा जो लेक हो जाएगी किस चीज की, न्यूट्रिशन की, डाइट की, तो हमारी लर्निंग पर भी वो चीज इफेक्ट करेगी। अगर बच्चे के खाने पीने का अच्छा इंतजाम ना किया गया तो बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा, ना तो उसकी मेंटल एबिलिटी को डेवलप कर पाएंगे। जब उसकी फिजिकल एबिलिटी अच्छे से डेवलप ना हो पाएगी, जब फिजिकल हेल्थ है वही अच्छे से काम ना करेगी, तो मेंटल कहाँ से करेगी। अगर बंदा शारीरिक रूप से अच्छा नहीं है तो मेंटल रूप से अच्छा कहाँ बन पाएगा वो। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि डाइट और न्यूट्रिशन भी क्या होती है, हमारी जो एक बच्चा है उसकी की फैक्टर मान सकते हैं, या बच्चे के माइंड को शार्प बनाने के लिए डाइट और न्यूट्रिशन का यूज करना चाहिए, ताकि वो हर चीज को आसानी से सीख सके। तो डाइट एंड न्यूट्रिशन भी क्या करते हैं, टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद अटेंशन एंड इंटरेस्ट, यहाँ पर बात करते हैं कि एक बच्चा किस सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा अटेंशन देता है, किस तरीके से वो इंटरेस्ट लेता है, किन किन बातों को सीखना चाहता है, उन्हीं बातों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए टीचर को भी। जो चीज पे वो अटेंशन देता है ना, उन्हीं चीजों को डेवलप करना चाहिए, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। कोई बच्चा मैथ के अंदर अच्छा कर रहा है तो उसको मैथ का टीचर बनाने के लिए उसके अंदर मैथ की एबिलिटी को ज्यादा डेवलप करें। उसको कोई बच्चा मैनेजमेंट करना चाहता है तो उसको मैनेजमेंट साइड देनी चाहिए। जैसे हम लोग चूज नहीं करते +2 के अंदर कि कॉमर्स लेनी है, आर्ट लेनी है, या आपको साइंस लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है। तो यहाँ पर एक टीचर को भी चाहिए और स्टूडेंट को भी चाहिए कि एक जो उसका इंटरेस्ट है, जहां पर वो ज्यादा अटेंशन देता है, उन चीजों को क्या करना चाहिए, ज्यादा डेवलप करना चाहिए, उन्हीं सब्जेक्ट को उनको चूज करना चाहिए। उसके बाद गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के अंदर क्या होता है कि एक टीचर को भी सिखाना चाहिए और एक बच्चे को भी खुद से अपने गोल एंड टारगेट रखने चाहिए। जैसे हम लोग स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि एक मेरा माइक्रो गोल है और एक मेरा मैक्रो गोल है, ये छोटे वाले हैं, ये बड़े वाले हैं, ठीक है, इनको इतने दिन में कवर करना है, इनको इतने दिन में कवर करना है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बच्चा कभी गोल को सेट करता है हाई और कभी लो, तो बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चा सोचता है कि मैं इतने दिन में ये चीज कवर कर लूंगा। जैसे हम सोचते हैं कि यूजीसी नेट का पेपर है तो हम लोग 1 महीने में सब कुछ कवर कर लेंगे, जो कि एक बिल्कुल ही बड़ा झूठ है। इसके ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमें हाई गोल सेट नहीं करने चाहिए, ना ही ज्यादा लो गोल सेट करने चाहिए। हमें एक अपनी
एबिलिटी के अकॉर्डिंग गोल को सेट करना चाहिए और प्रॉपर टाइम में हमें उन चीज़ों को पूरा करना चाहिए, ताकि हम जो भी काम करते हैं उसको इफेक्टिव तरीके से कर सकें। तो यहाँ पर टीचर को भी चाहिए अपने जो स्टूडेंट है उनको गोल सेट करना सिखाएं, उनके अंदर ऐसी एबिलिटी को डेवलप करें ताकि वो जो अपने टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उनको आसानी से अचीव कर सके। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। भाई सब्जेक्ट मैटर है ना, इसके जो फैक्टर होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारी टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, इनको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे बहुत सारे जो हमारे क्या होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एजुकेटर होते हैं, जो भी हमारे क्या होते हैं, एजुकेशनल मिनिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो उनके नीचे काम करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, या जो भी हमारे पीएचडी होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या करते हैं, हमारा सब्जेक्ट मैटर है डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करने के बाद भी यहाँ पर बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं हमारी टीचिंग को, हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, कार्य की कठिनाई। तो यहाँ पर क्या होता है, द डिफिकल्टी ऑफ द टास्क। जो हमारे टास्क दिए जाते हैं हम लोगों को वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं कई बार, तो हम जो उनको आसानी से क्या नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। हमारे जो लेवल होता है माइंड का इतना डेवलप नहीं होता कि हमें कम क्लास में, फिफ्थ क्लास में क्या कर देते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन देने स्टार्ट कर देते हैं। भाई कैसे सॉल्व करेगा बच्चा। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं कि कुछ डिफिकल्ट टास्क होते हैं डिसपॉइंटेड कर देते हैं, जिनका रिजल्ट है बिल्कुल जीरो आता है। तो हमें हमारे सब्जेक्ट मैटर में ऐसी डिफिकल्ट टास्क को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एबिलिटी की बच्चा कितना कर सकता है, उसकी एज कितनी है, उसकी क्लास कितनी है, वो सारी की सारी चीजों को ध्यान में रख के हमें सब्जेक्ट मैटर करना चाहिए यहाँ पर रेडी। उसके बाद हम बात करते हैं लेंथ ऑफ टास्क, कि टास्क कई बार कितना लंबा होता है कि बच्चा करता करता अपना क्या कर देता है, साहस ही छोड़ देता है, बच्चे को लगता ही नहीं है कि वो कर पाएगा। तो टास्क इतना लंबा नहीं होना चाहिए ताकि बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। टास्क सिर्फ इतना होना चाहिए जो बच्चा एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अचीव कर सके, या अचीवेबल होना चाहिए। टास्क जो भी है उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर उसको पूरा कर सके। तो यहाँ पर जो टास्क की लेंथ होनी चाहिए, जहाँ जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसके अंदर जो भी टास्क दिए जाते हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, ताकि जो हमारी टीचिंग है उसमें किसी भी तरीके का बैरियर ना आए और बच्चे भी आसानी से उस चीज को सीख सकें और टीचर भी आसानी से उस चीज को पढ़ा सके। उसके बाद बात करते हैं मीनिंगफुलनेस ऑफ द टास्क। जो भी हमारा टास्क होता है ना, बच्चा कुछ ना कुछ किसी भी चीज से सीखे। जो हमारा स्टडी मटेरियल दिया गया है ना, उसके अंदर जो भी चीजें डाली है ना वो इतनी मीनिंगफुल होनी चाहिए, इतनी मीनिंगफुलनेस होनी चाहिए उसके अंदर, ताकि बच्चा नई नई चीजों को सीखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्थहीन चीजें डाल दें हमारे जो भी टास्क हैं या जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है। ऐसी चीजें होनी चाहिए जो लाइफ के अंदर आगे आने वाली क्लासों में काम आए। ऐसी फालतू चीजें नहीं डालनी चाहिए स्टडी मटेरियल में, या जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसको इतने अच्छे से बनाना चाहिए ताकि बच्चा हर चीज को समझ सके और आने वाले टाइम में उसके वो चीजें काम भी आए, मीनिंगफुल हो। उसके बाद बात करते हैं द सिमिलैरिटी ऑफ द टास्क। कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने कुछ चीजें पहले से सीख रखी होती हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर उससे रिलेटेड ही देना चाहिए। जैसे हम लोग अभी क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो हम लोगों ने सबसे पहले टीचिंग का कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, उसके बाद लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ लिया, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली हैं, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये चीज़ एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये सोशल है, ये इमोशनल है, ये कोग्निटिव है। सारी की सारी चीज़ें हैं ना जो टास्क से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ तो इंग्लिश रहे हैं तो उसके अंदर हिंदी की कोई थ्योरी डाल दें उठा के। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी टास्क है ना वो आपस में कोरिलेटेड होने चाहिए। जैसे मैंने बोला है स्टार्टिंग में भी, जो भी मैंने सारी क्लासेज पढ़ाई हैं वो आपस में क्या है, एक तरीके से रिलेटेड हैं या कोरिलेटेड हैं। वो आप लोग अगर पहली क्लासेज पढ़ोगे तो ही ये क्लासेज आपको समझ आएंगी। उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है ना वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए।
अगर सब्जेक्ट मैटर है वो ऑर्गेनाइज्ड है, पूरे एक स्ट्रक्चर भी है, तो बच्चे आसानी से उसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट मैटर है कुछ इधर का डाल दिया कुछ उधर का डाल दिया, मतलब इतना भयंकर खिचड़ी सी मचा दी, तो उसको हम समझने में भी क्या होगी, हमें कठिनाई होगी, हम उसको डिफिकल्ट वे से भी आसानी से नहीं समझ सकते। तो हमारा बात यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और बहुत ही अच्छे से बच्चे को समझ आना चाहिए, ताकि बच्चे की जो एनर्जी है वो फालतू के एफर्ट्स में, फालतू के कामों में क्या ना हो, वेस्ट ना हो जाए। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या बात करते हैं, लाइफ लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग तक जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर हम लोगों ने पढ़ा है ना, जो भी पढ़ा है हम लोगों ने, वो सारी की सारी चीजें हमें लाइफ लॉन्ग टाइम तक हेल्प करने वाली होनी चाहिए। मतलब मीनिंगफुल हम लोग सब्जेक्ट मैटर पढ़ते हैं तो लाइफ टाइम तक काम आना चाहिए। हमारी लाइफ में जितने भी हम काम करते हैं उनको प्रभावी ढंग से कर सके, ऐसा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या सीखते हैं, प्लस माइनस सीखते हैं या मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं या जो भी डिवाइड करना सीखते हैं, वो हमारी लाइफ टाइम तक काम आता है हमें। हम लोग कोई भी हिसाब किताब करते हैं हमारे घर का, ये सारी की सारी चीजें वहां पर क्या आती हैं, काम आती हैं। तो ऐसा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए जो हमारी लाइफ के अंदर, हमारी हर चीज के अंदर काम आए। तो उस चीज को ही हम इफेक्टिव क्या बोल सकते हैं, टीचिंग बोल सकते हैं। अगर सब्जेक्ट मैटर अच्छा नहीं है तो टीचिंग करने का भी कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसने हमारे काम ही नहीं आना, तो हम क्यों एफर्ट्स करें, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें। तो जो कंटेंट है वो लाइफ टाइम तक काम आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किस चीज की, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्निंग जो इन्वायरमेंट है उस चीज की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस। भी बच्चों को जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है ना, उनको बोलना है बेटा जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है ना, जैसे हम लोग आज क्लास ले रहे हैं भाई, इसके सारे के सारे आप लोगों ने खुद से नोट्स बना लेने हैं। अगर इन पॉइंटों को भी आप लिख लोगे ना, जो ये रेड कलर के पॉइंट मैंने दिए हैं, अगर इन पॉइंटों को भी आप लिख लोगे ना, इनकी प्रैक्टिस करोगे एक दो बार, तो आपको ये सारी की सारी चीजें इजीली याद हो जाएंगी और एग्जाम में जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना चाहिए भी, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ऑफ प्रैक्टिस का। इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी हम बच्चों के इंस्ट्रक्शन देते हैं या एक गाइडेंस देते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए। तो आपको यूजीसी नेट पेपर पास करने के लिए जो ये रेड कलर के पॉइंट है, इनको अपनी कॉपी पे आज ही लिख लेना है सारी की सारी वीडियो देखकर, और बाद में आपको क्या करना है, इनको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेनी है या इनको रिवाइज कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर होल एंड पार्ट लर्निंग। यहाँ पर बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि बच्चों को बताया जाता है कि बेटा ये सारी की सारी चीज आपको पढ़नी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आपको सिर्फ ये रेड पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की है इसको सुनना है और रेड पॉइंटों को आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार अगर मैं ये बोल देता कि आपको रेड पॉइंटों के साथ साथ जो ब्लैक कलर में मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इस कंटेंट को भी आपको लिखना है, तो भाई उस चीज का कोई फायदा नहीं था। तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों को पूरा का पूरा चीजें पढ़नी पड़ती हैं, होल चीजों से हमें सीखना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, पार्ट लर्निंग करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ये रेड रेड वाले लिखने हैं आपको, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो टीचिंग के अंदर क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कई चीजों को सारा का सारा पढ़ना पड़ता है और कई चीजों को सिर्फ एक पार्ट से हम लोग क्या कर लेते हैं, लर्निंग कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ये आज आज की वीडियो में मैंने ये जो भी ब्लैक कलर में लिखा है कहीं पर भी इतना खास पढ़ा नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आज हम पार्ट लर्निंग कर रहे हैं, होल लर्निंग को यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद रिटेशन और बात करते हैं लेसन्स की। यहाँ पर क्या होता है, जो भी हम लोग किसी भी चीज को आज मैंने पढ़ाया आप लोगों को, तो इस चीज को आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा रिटेन करने के लिए, रिकॉल करने के लिए इसको अपने माइंड सेट में क्या कर लोगे, सेट कर लोगे इसको एक दो बार रिवीजन करने के बाद। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो रिकॉल करने के लिए ट्राई करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऊंची पढ़ते हैं, मतलब लाउडली बोल के किसी भी पाठ को याद रखने के लिए, किसी भी लेसन को याद रखने के लिए लाउडली बोल बोल कर उसको याद करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं नॉलेज ऑफ रिजल्ट। नॉलेज ऑफ रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं क्लास के अंदर, एक टीचर के द्वारा जब
क्या किया जाता है, किसी भी तरीके की एग्जाम लिया जाता है या टेस्ट लिया जाता है, तो एक टीचर के द्वारा बच्चों को स्पेसिफिकली बोल दिया जाता है कि बेटा तेरा हाथ कमजोर है इस चीज में, तो उस बच्चे को बता दिया जाता है, उस बच्चे को एक इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है, उसको बच्चे को नॉलेज हो जाती है उसकी कि भाई तेरा जो लेवल है ना वो बहुत ही कमजोर है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो टीचर को भी साथ में नॉलेज मिल जाती है और बच्चे को भी मिल जाती है। अब टीचर इस बच्चे पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देगा और उस बच्चे को वहां से इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज क्या करती है, टीचिंग को इफेक्टिव बनाती है। बच्चों का फीडबैक लेना, बच्चों का जो भी टेस्ट लिया है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, एक मेंटेन कर देते हैं, बच्चों को मोटिवेशन कर दिया जाता है, या एक ऐसा एडजस्टमेंट क्लास के अंदर बना दी जाती है रिजल्ट के बाद कि जो भी एक इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका ग्रुप दूसरों के ग्रुप के साथ कंपेयर करके देखा जाता है, या उनके साथ उनको बिठाया जाता है कि भाई तू इस इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बैठ, तेरा भी ये सब्जेक्ट कमजोर है, इसको इम्प्रूव करने के लिए तेरे को मैं टारगेट देता हूँ, टीचर बोलता है। तो उसके बाद क्या होता है, भी रिजल्ट देखने के बाद ही ये सारे काम किए जाते हैं। अगर टीचिंग के अंदर कोई भी फीडबैक ना लिया जाए, वैल्यूएशन ना किया जाए, तो वो टीचिंग ही व्यर्थ हो जाती है, मतलब उस टीचिंग का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का रिजल्ट देखते हैं और बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इन इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी से बच्चा क्या करता है, खुद को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। और जब बात करते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक बच्चा क्या होता है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर क्या करता है, इन्वॉल्वमेंट करना स्टार्ट कर देता है, वो खुद से सीखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन टीचर के द्वारा यहाँ इंस्ट्रक्शन दी जाती है बच्चों को कि बेटा तुम भी पार्टिसिपेट करो, जो बच्चे कमजोर हैं उनको भी मोटिवेट करके उनको पार्टिसिपेशन करवाया जाता है, उनको अटेंशन दी जाती है, उनको नई नई गाइडलाइंस दी जाती है कि भाई तू ऐसा किया कर, घर जाके प्रैक्टिस किया कर, या इस तरीके से तू सीख सकता है। कुछ ना कुछ काम करेगा तो ही सीखेगा ना, अगर प्रैक्टिस करेगा तो ही सीखेगा। तो बच्चों को गाइडलाइंस दी जाती है, उनको नए नए टास्क के अंदर पार्टिसिपेशन करवाया जाता है, ताकि उनकी जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है या उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया जाए। उसके बाद बात की जाती है स्टेबिलिटी ऑफ मेथड। बच्चों को ऐसे मेथड से सिखाना चाहिए जो क्या कर सके, बच्चे आसानी से समझ सके, चाहे वो डिस्कशन मेथड है, चाहे लेक्चर मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, होरिस्टिक मेथड है, या प्रोग्रामिंग लर्निंग मेथड है, या कोई अदर मेथड है जिसके द्वारा स्टोरी टेलिंग मेथड है या फील्ड वर्क मेथड है। इन सारी की सारी ट्रिक्स एंड टिप्स को यूज करके एक सुटेबल मेथड को यूज करना चाहिए। टीचर को एक ऐसा मेथड यूज करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, ताकि बच्चा उन चीजों को आसानी से समझ सके, उनको फॉलो करने लग जाए। उसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग एंड इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर, कि जो इन्वायरमेंट होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारी टीचिंग के ऊपर। अगर यहाँ टीचर बहुत शांति से पढ़ा रहा है, बाहर से आवाज़ आ रही है एकदम से फूफा या गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ आ रही है, कई बार ऐसी लोकेशन होती है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्टरबेंस होती है, तो वो चीज़ बच्चों को पढ़ने नहीं देती, बच्चों का जो माइंड होता है स्टडी के अंदर नहीं लगता। तो टीचिंग के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है ना वो बहुत ही ज्यादा पीसफुली होना चाहिए, ताकि बच्चा अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एक टीचर के द्वारा जब पढ़ाया जाता है वहां पर जो इन्वायरमेंट है वो पीसफुली होना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल क्या करता है, भूमिका निभाता है, रोल निभाता है किसके अंदर, टीचिंग के अंदर। के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी टीचिंग को। किस तरीके से करता है आपको पता ही है कि इंस्टीट्यूशन वो होता है जहाँ पर कोई भी स्कूल कॉलेज जहाँ पर क्या होता है बच्चे स्टडी करने जाते हैं। तो इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं हमारी टीचिंग को। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचर एंड स्टूडेंट का रेशो। टीचर और स्टूडेंट का रेशो भाई बहुत ही अच्छा बनाया होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक टीचर है और वहां पर 1000 स्टूडेंट हैं, वो जो रेशो होगा ना बहुत ही ज्यादा भयंकर होगा। एक ऑफलाइन क्लासरूम के लिए बोल सकते हैं
कि जहां पर क्या होता है, इंस्टीट्यूशन के अंदर एक टीचर होगा, 1000 स्टूडेंट हो गए भाई, यहाँ पर स्टूडेंट कैंपें कर रहे हैं, यहाँ पर भी कैंपें कर रहे हैं, तो टीचर को क्या पता लगेगा भी कौन सा स्टूडेंट क्या बोल रहा है। तो एक क्लासरूम, जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन के अंदर क्लासरूम होगा, उसमें सफिशिएंट बच्चे होने चाहिए, ना तो ज्यादा हो ना ही कम हो। ऑप्टिमम लेवल के ऊपर हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट और टीचर का रेशो होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड देयर कमिटमेंट। जो भी बच्चे के सामने एक टीचर ने जो भी प्रॉमिस किया है उसको अपने टाइम पर कंप्लीट करे। कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर गुड क्वालिटी के टीचर होने चाहिए पहली बात तो। और जो भी वो टीचर बोलते हैं ना, जो भी कमिटमेंट करते हैं भी मैं इतने टाइम में ये चीज आपको कवर करवा दूंगा, तो वो करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोगों ने बोल दिया ये काम बेटा ऐसे करवा दूंगा आपको और करवाता है नहीं बाद में, तो वो टीचर की जो वैल्यू है, एक इमेज है, वो अच्छी नहीं बन पाती। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो भी आसपास का माहौल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे इंस्टीट्यूशन का, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर हो, प्रॉपर फर्नीचर हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, साउंड प्रूफ जो हमारा क्या होना चाहिए, रूम होना चाहिए, ताकि बच्चों को किसी भी तरीके की, अगर ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर देख रहा है उसको साफ साफ कोई भी चीज नजर आए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए वहां पर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक पीसफुल कलर होना चाहिए हमारे स्टडी रूम के अंदर, या जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन क्लासरूम होता है उसके अंदर। उसके बाद जो भी यहाँ पर मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वो बहुत ही इफेक्टिव होने चाहिए। अगर इफेक्टिव होंगे तो ही टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट अच्छी ना हो तो टीचिंग भी अच्छी नहीं होती। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर दूसरे घंटे या 2 मिनट के बाद ही नई पार्टी स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों से पार्टी लेनी स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पार्टी देते हैं अपने इंस्टीट्यूट में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स को, तो मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती वहां पर। भाई कोई इधर जा रहा है, पानी का सिस्टम अच्छा नहीं है, और 2 घंटों बाद पार्टी कर रहे हैं, तो भाई स्टडी कब करेंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, उनको एक अलग टाइम मिलना चाहिए अपनी पार्टी के लिए, अपने खाने पीने के लिए। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट कौन से होते हैं, भाई इंस्टीट्यूशनल जो अचीवमेंट होते हैं वो भी अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग होते हैं। जैसे कोई भी, जैसे अभी मैं अपना सीख स्टडी स्मार्टली का यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो मैंने मेरे पहले बैच में, आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे बच्चों का नेट भी क्लियर हुआ है और साथ में कईयों का जेआरएफ भी क्लियर हुआ है। तो वो क्या होता है, जो जेआरएफ क्रैक किए हैं लोग, जो नेट क्रैक किए हैं, तो वो एक अचीवमेंट मैंने अपनी ओर से अपना इंस्टीट्यूशनल किया है। इसी तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूशन के क्या होते हैं, अचीवमेंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टेबिलिटी की। जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए ना, वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन आज इंस्टीट्यूशन की जो लोकेशन है वो यहाँ है और 5 दिन बाद यहाँ है, तो वहां पर बच्चे डिस्टर्ब होते रहेंगे, उनके मम्मी पापा भी डिस्टर्ब होते रहेंगे। और साथ में जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए, और वहां पर जितने भी जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, बैठने करने के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैठने का फर्नीचर है, पीने का पानी है, या जो भी और लाइटिंग वगैरह है, वो सारी की सारी प्रॉपर होनी चाहिए हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, जो भी हमारा इंस्टीट्यूट होता है उसके अंदर। उसके बाद इंस्टीट्यूट की जो पॉलिसी होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू एक स्टूडेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इंस्टीट्यूट वाले अपना अपना फायदा देख रहे हैं, स्टूडेंट का फायदा नहीं देख रहे। तो जो पॉलिसी होनी चाहिए वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होनी चाहिए, अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि वहां पर टीचिंग भी इफेक्ट डालती है। ऐसा ना हो कि जहां इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टीचर तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो टीचर्स को अच्छी पेमेंट नहीं दे रहा वो इंस्टीट्यूट, तो वहां पर जो टीचर्स होते हैं उनका मोरल भी डाउन चला जाता है, स्टूडेंट का उनको अच्छे से समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि टीचर अच्छे से फिर करवाता ही नहीं है। तो इंस्टीट्यूट होता है ना, वहां पर अच्छी टीचिंग के लिए वहां पर जो अच्छी पॉलिसी है उनको क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए, अच्छी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। डियर फ्रेंड्स, वीडियो पर कमेंट शेयर किया करो ताकि औरों का भी बेनिफिट हो और मुझे आपका फीडबैक मिलता रहे, ताकि मैं भी आगे नई नई वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आता रहूं। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।